और कंपनियों पर लाखों करोड़ रुपए के उपकार किए जाते हैं। किसान और कंपनी में यही अंतर है। दोनों देश के लिए कर्ज लेते हैं बैंक से, मगर कर्ज न चुका पाने की स्थिति में दोनों के लिए अलग अलग कानून है। लोन न चुका सकने वाली कंपनियों को बैंक विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। एक प्रक्रिया होती है वसूली की, जितनी हो सकती है होती है, ना हुई तो उसे माफ कर दिया जाता है। विलफुल डिफॉल्टर को आगे बैंक लोन नहीं देते हैं। मोटा मोटी यह मामला यह है कि विजय माल्या ने एक कंपनी बनाई किंगफिशर एयरलाइंस। यह कंपनी अब बंद हो गई है और इस पर 17 कर्जदाताओं के 7,800 करोड़ रुपए बाकी हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1,600 करोड़ रुपया किंगफिशर पर बाकी है। बाकी कर्जदाताओं में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, फेडरल बैंक, यूको बैंक और देना बैंक शामिल हैं। किंगफिशर एयरलाइंस ने घाटे में जाने के बाद जनवरी 2012 से कर्ज चुकाया जाना बंद कर दिया। पिछले साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने माल्या को विलफुल डिफॉल्टर यानी जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाला घोषित कर दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने भी ऐसा ही किया कि उनकी कंपनी यूनाइटेड ब्रूअरीज होल्डिंग्स और किंगफिशर एयरलाइंस को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया। इस बीच विजय माल्या ने शराब कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड को लंदन में लिस्टेड कंपनी डियाजियो को अपनी हिस्सेदारी बेचने का करार किया। इसके तहत डियाजियो ने 515 करोड़ रुपए विजय माल्या को चुकाने हैं। इसके बाद इस कंपनी की सारी देनदारी से माल्या मुक्त हो जाएंगे। माल्या साहब ने इस डील को स्वीट हार्ट डील कहा है, जिसके बाद वे लंदन में अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस बीच स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजय माल्या के खिलाफ डेथ रिकवरी ट्राइब्यूनल DRT चला गया। SBI ने कहा कि डियाजियो कंपनी से UB ग्रुप के प्रमोटर विजय माल्या को 515 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, उस पर कर्जदारों का पहला हक होना चाहिए। बैंक ने DRT से कहा कि माल्या के खिलाफ कार्रवाई की जाए। DRT के जज ने प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले उस याचिका को लिया जिसमें डियाजियो से मिली रकम पर पहला हक कर्जदाताओं का बताया गया है। ये रकम अब फ्रीज कर ली गई है। विजय माल्या के वकील उदय होला ने कहा है कि उनके मुवक्किल रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों के मुकाबले बहुत छोटे डिफॉल्टर हैं। उनका आरोप है कि बैंक छोटे डिफॉल्टरों को परेशान कर रहे हैं, जबकि बड़े डिफॉल्टरों को छोड़ दे रहे हैं। उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हवाला देते हुए कहा कि बैंक बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। कई कंपनियों ने तो 40,000 करोड़ रुपए तक का कर्जा डिफॉल्ट किया है, उनके साथ कुछ नहीं होता। हे भारत के किसानों, आज की रात प्राइम टाइम मत देखिए। 78,000 करोड़ का कर्जदार अपने आप को छोटा डिफॉल्टर बताता है, 40,000 करोड़ वाले डिफॉल्टर की तरफ इशारा करता है। एक आप हैं जो 50-60 हजार के कर्ज का बोझ नहीं उठा पाते, इसलिए आप उपकार फिल्म देखिए, टीवी मत देखिए। बैंकों ने विजय माल्या को लेकर सक्रियता तो दिखाई है, लेकिन क्या वे बड़े लेनदारों के साथ भी वैसा ही कर रहे हैं? अगर ये सारी वसूली हो जाए तो काला धन से पहले लोन धन से ही सबके खाते लहलहा उठेंगे। विजय माल्या ने भी एक जवाबी पत्र लिखकर अपना पक्ष रखा है मीडिया के सामने और कहा है कि मीडिया में उनके खिलाफ एक अभियान चल रहा है। उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी अंतर्राष्ट्रीय सलाहकारों और SBI कैपिटल मार्केट के मूल्यांकन के बाद लॉन्च की थी। दुर्भाग्यपूर्ण है कि कंपनी बाजार और सरकार की नीतियों के कारण चल नहीं सकी। 31 जनवरी 2012 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यही लिखा है। ऐसा नहीं है कि किंगफिशर ने लोन नहीं चुकाए। 1250 करोड़ रुपए अलग अलग मामलों में कर्नाटक हाईकोर्ट में जमा है। शेयरों को बेचकर 1244 करोड़ नगद राशि रिकवर की गई। कुल मिलाकर हमसे 2,494 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। मैं बैंकों से लगातार संपर्क में हूं और एक ही बार में लेन देन रफा दफा करने की कोशिश में हूं। मैंने व्यक्तिगत रूप से कोई कर्ज नहीं लिया है, ना ही मैं डिफॉल्टर हूं और भगोड़ा भी नहीं हूं। मैं हर कानूनी प्रक्रिया में मदद कर रहा हूं। मुझे बैंकों के NPA का पोस्टर बॉय बनाया जा रहा है, जबकि बैंकों का NPA 11 लाख करोड़ है। कई लेनदार ऐसे हैं जिन्होंने किंगफिशर से भी ज्यादा पैसे लिए हैं। इनमें से किसी डिफॉल्टर को विलफुल डिफॉल्टर नहीं बनाया गया। मैंने अदालत में इसे कानूनी चुनौती भी दी है। हमारा भी तो पैसा डूबा है। हमने किंगफिशर एयरलाइंस में 4,000 करोड़ निवेश की अपनी कंपनी की तरफ से। बैंकों को तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा, हमें कुछ नहीं मिला। क्या बैंक सिर्फ विजय माल्या को निशाना बना रहे हैं, उन्हें ही विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर रहे हैं? 26 फरवरी के मेल टुडे अखबार के अनुसार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने रियल एस्टेट की एक कंपनी यूनिटेक के खिलाफ सार्वजनिक नोटिस जारी किया कि उन पर 38 करोड़ 53 लाख रुपए का बकाया है। यूनिटेक का जवाब छपा है कि हमने 300 में से 264 करोड़ रुपए चुका दिए हैं, बाकी की रकम जल्दी चुका दी जाएगी। इसलिए ये सही नहीं है कि सिर्फ माल्या साहब को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन क्या जो माल्या कह रहे हैं कि 40,000 करोड़ वालों को निशाना बनाया जा रहा है, ये देखने की बात है। ये सवाल जरूर है कि वो कौन लोग हैं जिन पर बैंकों के लाखों करोड़ों रुपए बाकी हैं और उनके खिलाफ युद्ध स्तर पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के जरिए पता किया है कि सरकारी बैंकों ने पिछले 3 साल में 1,14,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, जिसे अंग्रेजी में राइट ऑफ कहते हैं। भारत के प्रधान न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच ने कहा है कि लोगों पर सरकारी बैंकों के हजारों करोड़ रुपए के कर्ज हैं। यह सबसे बड़ा फ्रॉड है। 2015 में 10 बड़े बैंकों ने 40,000 करोड़ के कर्ज माफ कर दिए। कोर्ट ने ऐसे लेनदारों की सूची मांगी है जिन्होंने 500 करोड़ से अधिक के कर्ज लिए हैं। क्या किसी किसान ने ऐसी कोई खबर पढ़ी है कि उसका लोन माफ हो गया हो, बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया हो? इसीलिए मैंने कहा कि उसे उपकार फिल्म का गाना सुनना चाहिए, उन्हें मनोज कुमार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। 2 बीघा जमीन ना देखें, बेवजह तनाव हो जाएगा। पिछले साल दिसंबर में जब माल्या साहब 60 साल के हुए तो गोवा में एक पार्टी दी। सिर्फ 600 लोगों को बुलाकर 5 सितारा होटल में ठहराया। जैसी पार्टी होती है उनकी वैसी ही हुई। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ कि आपकी कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए के कर्ज हैं और आप हैं कि शाही तरीके से जन्मदिन मना रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन साहब ने भी कहा कि आप पर सिस्टम का लोन है। ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अव्वल तो ये भी देखना होगा कि हमारे देश के लोगों को पता भी है कि नहीं कि लाखों करोड़ रुपए बैंकों के इन उद्योगपतियों पर हैं और माफ किए जा रहे हैं पिछले दरवाजे से। अगर आप मुश्किल में हैं तो आपको अपने खर्चे कम करने चाहिए, ये राजन साहब ने उन्हें सुझाव दिया। माल्या साहब के पास आईपीएल की एक टीम है, उन्होंने 13.5 करोड़ देकर अभी हाल में कैरेबियन क्रिकेट लीग खरीदी है। एक न्यूज लॉन्ड्री के आर्टिकल के अनुसार किंगफिशर के कर्मचारियों को वेतन का बकाया नहीं मिला है। उन्होंने माल्या को खुला पत्र लिखा है कि माल्या जी आपके हाथ खून से रंगे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली कहते हैं कि बैंकों के पास बकाया राशि वसूलने के पर्याप्त अधिकार हैं और सरकार किसी भी तरह से राजनीतिक दखलंदाजी नहीं कर रही है। क्या बैंक उस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं? कहीं सरकार बैंकों को बचाने के नाम पर इन बड़े लेनदारों को तो नहीं बचा रही है? तो हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ हैं फिलोसी पॉल साहब हैं, आप किंगफिशर के पूर्व कर्मचारी हैं मुंबई से। राजीव कुमार हैं, सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के। नरेंद्र तनेजा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। पौरंजय गुहा ठाकुरता साहब हैं, अर्थशास्त्री पत्रकार हमारे साथ हैं। इससे पहले कि बात बहस में खो जाए या बहस किसी और दिशा में चली जाए, फिलोसी पॉल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कर्मचारियों की स्थिति क्या है इस वक्त, किन तकलीफ से आप लोग गुजर रहे हैं? नमस्कार। मैं पूरे बोर्ड को नमस्कार करना चाहूंगा। पहले तो धन्यवाद आप सबका। देखिए, हमारी तकलीफें सिंपल सी है कि हमारी सैलरीज नहीं पेड हुई हैं। ठीक है, 2012 जुलाई का लास्ट महीना था जब हमें सैलरी मिली थी। उसके बाद से किसी एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिली है। ये एक प्रॉब्लम है। दूसरी तो ये है कि हमारे टैक्सेस हमारे सैलरी से डिडक्ट किए गए हैं। हमें टैक्स स्लिप मिला है जो कि इनकम टैक्स ऑफिस के हिसाब से एक फेक टैक्स स्लिप है। उसमें कह रहा है कि कंपनी की हमसे टैक्स डिडक्ट किया गया, बट वो डिपॉजिट नहीं किया गया है। हमें आज के डेट तक टैक्स के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिसेस इशू हो रही हैं। मैंने यहां तक कि टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हालांकि मैं कोलकाता से हूं, आपने मुंबई कहा था, जी, माफी चाहूंगा जी। कोलकाता में था पहले, करेक्शन। और मैंने कोलकाता के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बात भी की थी। फिर वहां से कहना था कि देखिए, ये टैक्सेस आपके नाम पे ही रिफ्लेक्ट करेंगी और जो भी नोटिसेस इशू हो रही है वो सीपीसी बेंगलोर से इशू हो रही है। और हमारा कहना ये है कि ये टैक्स विजय माल्या जी को पे करना था जो उन्होंने पे नहीं किया, और इसके लिए नोटिस हमें इशू हो रही है। हम एक्चुअली क्रिमिनल बन जा रहे हैं उनके वजह से। सर, आपको स्वीट हार्ट डील मिला हो या जो भी मिला हो, आप खुश रहें, हर कोई चाहता है। ठीक है, हम आपका बुरा नहीं चाहते, लेकिन आप हमारा बुरा करके क्यों जा रहे हैं सर? ऐसे कितने कर्मचारी होंगे आप लोग देख रहे हैं? तो बता सकते हैं पॉल साहब, कैसे कितने कर्मचारी होंगे आप लोग? सर, उस वक्त जितने भी लोग थे हमारे साथ, किसी के भी टैक्स नहीं पे हुए हैं। उस टाइम मुझे जहां तक याद है, जब किंगफिशर क्लोज हो रही थी, 2000 के ऊपर हमारे पास तब भी एम्प्लॉइज थे। और उस वक्त से किसी का भी टैक्स नहीं पे हुआ है और सबको नोटिसेस इशू हो रही है। मेरी दरख्वास्त एक ही है। मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे आप बहुत सारे वरिष्ठ लोग भी आए हुए हैं, सरकारी लोग भी हैं। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है ऑल गवर्नमेंट एजेंसी से, और हमारे बिलवर्ड प्राइम मिनिस्टर साहब, आप अगर सुन रहे हैं तो प्लीज हमारी दरख्वास्त सुनिए कि ऐसे क्राइम को अगर हम बढ़ावा देंगे तो सर मेक इन इंडिया सक्सेसफुल होने के लिए थोड़ा तकलीफ हो जाएगा सर, क्योंकि मेक इन इंडिया को एम्प्लॉयज भी सक्सेसफुल बनाएंगे। अगर विजय माल्या जी के जैसे लोग ऐसे क्राइम करके स्वीट हार्ट डील लेके लंदन जाके बैठ जाएंगे
तो he will set an example. Remaining all several industrialists are there who will follow his path. और ठीक है, हम एम्प्लॉय सफर ही करेंगे और बाकी स्वीट हार्ट डील के लोग जाते रहेंगे। हमारा क्या होगा सर? अभी पॉल साहब से नहीं पूछता तो ये बात ध्यान में नहीं आती कि इनका बिजनेस डूबा, उसके कई कारण हो सकते हैं, ठीक है, डूबते हैं बिजनेस, लेकिन इन लोगों का टीडीएस कट गया और टीडीएस वो पे नहीं हुआ, इनको नोटिस मिल रहा है और इनको एक तरह से क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। तो ये तो एक पहलू है। 2 साल से भी ये देखा गया है, पिछले 2 साल में भी काफी बैंकों ने ये एनपीए माफ किया है। मैं विजय माल्या के केस में भी जानना चाहता हूं और बाकी केस में भी जानना चाहता हूं। ये जरूर है कि इसकी वजह से एनपीए का मामला पहले भी उठता रहता था, तो लगता था कि ये सीपीएम टाइप की पार्टियों का काम है जो एनपीए का मामला उठाते हैं, कांग्रेस बीजेपी हमेशा चुप रहती थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप बताने की स्थिति में है कि क्या ठोस कार्रवाई की है इसके अलावा? देखिए, जो एनपीए तो समस्या है और हम लोग सब जानते हैं, जैसे आप किंगफिशर की इस समय बात कर रहे हैं, एनपीए में ये चली गई थी, नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये बन गई थी 2011 में। आज 5 साल हो गए। ये तो 2011 में बन गई थी। उसी समय जो है बैंकों को एक्शन लेना चाहिए था, शुरू कर देना चाहिए था, या जो भी सरकारी क्या अब बैंक एक्शन ले रहे हैं? अच्छा, अब देखिए प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, सबसे पहली बात प्रधानमंत्री स्तर पर बैंकों को कही, पूना के पास एक सम्मेलन हुआ, वहां पे कहा गया कि इसमें आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, जो आपके हक हैं, जो कानून है, आप उस हिसाब से चलिए। बहुत अच्छी बात है कि पहले कहा गया, तो बताइए ना 2 साल में किया क्या गया? नहीं, वही मैं उसी पे आ रहा हूं। अच्छा, अब प्रयास यही रहा है और पूरी कोशिश और उसी के नतीजे हैं कि जो एनपीए है उसका साइज जो है वो कम हो। अच्छा, क्योंकि मैं कोई इसका राजनीतिकरण बहस का आपके साथ नहीं करना चाहता, क्योंकि इसमें लेकिन हम सब जानते हैं कि कब एनपीए 2004 में कितने थे और उसके बाद 2014 में कितने थे। आप उसकी टेबल उठा के आपके पास ना हो तो मैं आपको पेश करूं। नहीं, वो ठीक है। अच्छा, तो कितने हुए? हाँ, नहीं, जबरदस्त तरीके से। अच्छा, अब वो, और दूसरा ये भी हम जानते हैं कि भाई कुछ समय में क्या होता था, पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता था। अच्छा, अब जो 2 साल से नहीं हो रहा है, तो बताइए ना कितना एक्शन हुआ है, कितने विलफुल डिफॉल्टर के खिलाफ हुआ है? नहीं, एक्शन ही हुआ है। आप मुझे बताइए ना कि कौन सी कंपनी को, कौन सी कंपनी के? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, जो विजय माल्या ने जिन कंपनियों का नाम लिया उनका पक्ष या नहीं है, लेकिन फिर भी हुआ है। रवीश कुमार जी, आप ये बताइए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, किस पॉलिटिशियंस के कहने पर लोन दिया गया? आप ये बताइए ना, कहां पे ये कहा गया? जो वही तो मैं पूछ रहा हूं, किंगफिशर के केस में जैसे हुआ, जब पॉलिटिशियन नहीं कह रहे हैं तो बैंकों की इतनी आजादी है, तो बैंक एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? पीएम ने पहले कहा, आपने बताया, रघुराम राजन पहले कह चुके हैं, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ये एक्शन पर्याप्त क्यों नहीं लिया जा रहा? इसका आप जवाब दे दीजिए ना, कहां लिया जा रहा है? अरे 2004 में चीजें खराब थी, तभी तो आप 2014 में आए, नहीं तो कैसे आते? पहली बात तो यह है कि बैंक क्या एक्शन ले रहे हैं वो आपको बैंक से पूछना पड़ेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जब से आई हैं बैंकों, आपको क्या लगता है, मतलब प्रवक्ता के नाते नहीं, मतलब आप जानकार हैं, क्या बैंक पर्याप्त एक्शन ले रहे हैं क्या? जब से मैं ये देख रहा हूं, ये एनपीए का मुद्दा बना है और एक्शन लिया है, उसी का तो नतीजा ये आप स्टोरी कर रहे हैं। क्या आप किंगफिशर का जो 2011 से वो अगर एक्शन नहीं है तो क्या है वो? क्या ये उसी का नतीजा है? एक्शन जो हम स्टोरी कर रहे हैं विजय माल्या का, लेकिन उसका नतीजा है वो। एक हद तक आपकी बात सही है। रवीश जी, आप कह रहे हैं क्या आप एक्शन की पूरी कहानी सुना रहे हैं और मुझसे आप सवाल कर रहे हैं? क्या ये वो तो सही है कि इसके बहाने एक एनपीए का चर्चा हुआ है, कुछ लोग कर रहे थे पहले, खासकर वेबसाइट वगैरह, न्यूज़पेपर आप लोग लिखते रहे हैं। जो तनेजा साहब कह रहे हैं, क्या वो स्पष्ट पिक्चर है क्या बैंक एक्शन ले रहे हैं पिछले 2 साल से? रवीश जी, कुछ कहने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं श्री विजय माल्या को बहुत साल से पहचानता हूं। हम लोग एक ही स्कूल में 68, 69, 70, 71 साल से मैं उनको पहचानता हूं। तो आपने क्यों नहीं लोन लिया उनकी जरा? मैं लोन नहीं लिया। मैं तो पूंजीपति नहीं हूं। मैं तो पूंजी वैसे हम तो उद्योगपति पहचानते हैं, आप बचपन से पहचानते हैं। उसी समय से उनका पिताजी वो, और उनके पास बहुत संपत्ति थे, और वो उनका जो लाइफस्टाइल भी सब लोग जानते हैं कि हाँ, बड़े पार्टीज होते हैं। सवाल और कुछ है, ये जो एनपीए का मामला आज नहीं बहुत साल से चल रहा है, और जो जैसे नरेंद्र जी ने कहा, कुछ सालों से हम देख रहे हैं काफी बढ़ गया है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को कहा कि आप कुछ कीजिए, और नया जो रूल्स आए हैं, बोला कि क्या एनपीए है। इससे पहले क्या होता था, जो एक अंग्रेजी में कहते हैं एवरग्रीन, आप एक लोन लीजिए, आप वो कर्ज माफी नहीं करते, एक और आपको लोन मिल जाता है, एक के बाद एक। ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं। आज हम देख रहे हैं कि 2-3
ये कर्ज माफी का बात नहीं, अलग अलग कारण के लिए उसको जेल जाना पड़ा। एक तो है सुब्रतो रॉय सहारा ग्रुप के, इससे पहले रामानंदन राजू, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आज भारतीय स्टेट बैंक कह रहे कि इसको गिरफ्तार करिए, तो अब कानून की तरह जो भी करना है, ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, उनके पास ये क्षमता है। उनके पास पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पासपोर्ट जब्त कर सकते हैं, उनके पास क्षमता है। वो करेंगे कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं, अलग बात। लेकिन फिर भी इस मामले से शुरुआत हुई। दो मिनट और देखिए, बहुत सालों से बहुत सारे उद्योगपति हमारे, वो कभी उनका बीमारी नहीं होता, उनके कंपनी डूब जाते हैं, एक के बाद एक कंपनी डूब जाते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। BIFR, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट चले जाते हैं, मगर उसका वो भी घूमते रहते हैं, वो पार्टी करते रहते हैं, गोवा क्यों, हर विदेश घूमते रहते हैं। तो बहुत सारे आज प्रश्न है जो जिसका सवाल लोग मांग रहे हैं। एक है, विजय माल्या जी राज्यसभा का सांसद है, उन्होंने जब निर्वाचन आयोग को पास दिखा कि हमारे पास ये संपत्ति है, वो सचमुच है संपत्ति, और अगर सचमुच है संपत्ति, वो बेच के क्यों आज बैंक वो पैसा आपका जो ऋण है वो नहीं ले रहा, ये एक सवाल है। क्योंकि उनका कहना है कि मैं व्यक्ति के रूप में मैंने कर्ज नहीं लिया, कंपनी ने कर्ज लिया। ठीक है, मगर कंपनी का प्रोमोटर होते हैं, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, कंपनी का चेयरमैन होते हैं। रिजर्व बैंक की परिभाषा में विलफुल डिफॉल्टर में ये लोग भी हाँ, अलग है कि हमारा कंपनी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं हम कर्ज नहीं दे सकते, मगर विलफुल मतलब आपने जानबूझ के वापस नहीं किया कि आपके पास संपत्ति थे, मगर वो नहीं बेच के नहीं दे, विलफुल यानी कि आप जानबूझ के नहीं थे, ये अलग बात है। एक और बात है, सचमुच के विजय माल्या जी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, NRI है कि नहीं? अगर वो है तो कैसे वो राज्यसभा का, उन्होंने अपने चिट्ठी में कहा कि मैं NRI हूं इसलिए बाहर जाता हूं। राज्यसभा में कैसे सवाल है। बहुत सारे ऐसे कंपनी के जो उद्योगपति है, जो कंपनीज के प्रोमोटर्स है, डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, निर्देशक है, ऐसा उनका है। तो आप कहने चाहते हैं कि एक उनको टारगेटिंग हो रहा है कि नहीं, ये विजय माल्या का कहना है। मगर कुछ सालों से आज का ये जो किंगफिशर का जो समस्या है, ये आज नहीं कहा, कुछ सालों से चल रहा है। ठीक है राजीव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक पक्ष है विजय माल्या कहते हैं कि उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, एक पक्ष ये भी है कि लाखों करोड़ का जो बैंकों का NPA हुआ है, और लाखों करोड़ का, आप ज्यादा जानते होंगे आंकड़ों के हिसाब से, 4 लाख करोड़ का, और ये बढ़ता जा रहा है। कई बैंक, सरकारी बैंकों की जो कुल जमा संपत्ति है उससे ज्यादा NPA हो गया है। तो इन जो लोग डिफॉल्टर हैं उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? क्या सबके साथ विजय माल्या जैसा बर्ताव होना चाहिए कि उनके DRT तक ले जाया जाए, कुर्की की जाए और सबसे वसूली की जाए? क्या आपको लगता है कि हमारे बैंक इस तरह से स्वतंत्र रूप से कर पा रहे हैं, तब जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि आपके पास अधिकार है बिना राजनीतिक दखलंदाजी के जो करना है कीजिए? जो उद्योगपति डिफॉल्टर बन गए हैं, डिफॉल्टर हो गए हैं और उनको अपना लोन वापस करने में की कोई संभावना नहीं है, उनकी जितनी भी कोलैटरल गारंटीज होती हैं उसका बैंक को कैश करने का अधिकार है और वो फौरन करना चाहिए। अमूमन दिक्कत ये आती है कि 2 किस्म की दिक्कतें आती हैं। एक तो ये कि जो उद्योगपति हैं वो ये इस बात की हमेशा एक दुहाई देते रहते हैं कि नहीं, अब आप हमें कुछ और मौका दीजिए तो हम जो है वो इसको अपने उद्योग को ठीक कर लेंगे। और होता क्या है कि उन उद्योगों में कई हजार नहीं बल्कि कई लाख हमारे मजदूर उनमें लगे हुए हैं, उसमें कार्यरत हैं, और उनके बंद होने से इसका मतलब ये भी है कि उन सबकी नौकरियां भी उसमें जाएंगी। तो एक तरफ कई बार जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उसकी वो एक जो है वो इसको एक थोड़ा सा लीनियंट तरीके से देखते हैं, ना सिर्फ उद्योगपति की वजह से मगर ये कि देश का और उन मजदूरों का भी काफी नुकसान होगा। और दूसरी चीज है कि अगर आप उसको बंद कर देंगे तो फिर ये जाहिर है कि जो पैसा आपका लगा हुआ है वो उसमें डूब जाएगा और वो आखिरच अंततोगत्वा वो टैक्स पेयर का पैसा है। दूसरी दिक्कत ये आती है कि हमारा जो कानूनी सिस्टम है, जैसा कि आप बहुत मेरे ख्याल में जरूर अवगत होंगे कि कोई 3 करोड़ उसमें केसेस जो हैं वो लगे हुए, ये सारे के सारे अधिकतर सिविलियन केसेस होते हैं। बड़ी मुश्किल से इनको क्रिमिनल लायबिलिटी इन पर लगाई जाती है। इसको हासिल करने के लिए साल दर साल बहुत साल लग जाते हैं। मगर मेरा अपना मानना यह है कि जो उद्योगपति जानबूझकर, जैसा कि जिसको विलफुल डिफॉल्टर कहते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं फुल इंफॉर्मेशन के तौर पर कि मैं 6 साल स्टेट बैंक के सेंट्रल बोर्ड पर डायरेक्टर था
और मैंने बहुत जोर डाला कि इनके साथ कार्यवाही होना चाहिए और लोगों के साथ भी। मगर मुश्किल क्या है कि अब मुझे पता नहीं, क्योंकि मगर अब मुझे लगता है कि जैसे नरेंद्र कह रहे हैं कि ये बेहतर है, मगर पहले हमेशा इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है और उस राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से जितने अधिक से अधिक उद्योगपति हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए बैंकों का हाथ बंध जाता है। तो ये अगर हस्तक्षेप अब बंद हो गया है और बैंकों को इस बात का अधिकार और उनको आदेश मिले हैं कि इनके साथ काम करना चाहिए, तो उनको काम एक और तरीका इसका ये निकाल सकते हैं कि वो उसको टेक ओवर कर लें। कई मुल्कों में ये होता है कि बैंक जो है वो एक मैनेजमेंट बोर्ड अपना वहां पे बैठा देते हैं, जिससे कि उद्योग को ठीक तरह से चलाया जाए, उसकी हानि ना हो, क्षति ना हो और मजदूरों को और देश के जो हमारे जो अपने आर्थिक विकास को क्षति न पहुंचे। मैं राजीव जी से एक सवाल ये एक विकल्प है, उसका इस्तेमाल करना काफी अच्छा रहेगा। राजीव जी से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। राजीव जी, आपने कहा कि आपने खुद भारतीय स्टेट बैंक में निर्देशक थे, उस समय आप कह रहे हैं कि राजनेता दबाव देते हैं बैंकों का अधिकारी के ऊपर कि आप इनको नया लोन दे दीजिए, आप इनको ऐसा घोषणा मत कीजिए कि इन्होंने जानबूझ के कर्ज माफी नहीं कर रहे। तो बैंक का जो अधिकारी है, बैंक का जो प्रबंधक है, उनका सामने क्या रास्ता है? हाउ कैन दे रेजिस्ट दिस पॉलिटिकल प्रेशर? वो जो राजनीतिक दबाव, कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सारे के सारे खासतौर से हमारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं कि उद्योगपतियों का इतना बड़ा पैसा, ठीक है, माफ किया जा रहा है तो राजनीतिक हस्तक्षेप से ही माफ किया जा रहा होगा, पहले भी, है ना। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं कि एक हमारा किसान जो 50-60 हजार 1 लाख रुपया का कर्जा लेता है, नहीं चुका पाता है तो वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता है, ठीक है, उसके पास वकील 4 लगा के उसको बचने का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन इनको क्यों बचने का रास्ता मिलता है? कानून के उस सिस्टम का जिसकी तरफ राजीव जी इशारा कर रहे हैं। रवीश, आपका देखिए, हमारे देश में जैसे आपने किसान की चर्चा करी, हमारे देश में जो छोटे और गरीब लोग हैं उनकी आपने चर्चा करी, बिल्कुल आपकी बात सही है ना। और जब कहीं कोई उन्होंने एक और बात कही कि ये जो कंपनियां डिफॉल्ट होती हैं उसमें हजारों लाखों कर्मचारी बेरोजगार होते हैं, जैसे पॉल ने बताया कि उनका टीडीएस टैक्स भी नहीं हुआ। और दूसरी ये देखिए, ये जो भी किंगफिशर की बात हो रही है, मैं पहली बात ये भी स्पष्ट करूं, बीजेपी तो बीच में कहीं आती ही नहीं है, ये तो मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्या बैंक पहले से आक्रामक है क्या? नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि आपको ऐसा लगता है इस एक केस को लेकर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री स्तर पर बैंकों को स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस हैं। पहली बात, ये इंस्ट्रक्शन इन्हीं शब्दों में दी गई है, किसी पॉलिटिशियन तो हम इंतजार करें कि विजय माल्या के बाद और भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। रवीश जी, हाँ, क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि किसी पॉलिटिशियन का आपके पास फोन आता है, मत सुनिए बल्कि हमको बताइए। दूसरी बात, आप कहीं इस तरह का कोई एग्जाम्पल भी सामने नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे किंगफिशर की बात हुई, उसमें मैंने अखबारों में पढ़ा, मेरे पास इसकी अपनी कोई मौलिक जानकारी नहीं है, अखबारों में ये जानकारी आई कि जो किंगफिशर का ब्रांड है उसका एक बड़ी रकम पे वैल्यूएशन किया गया और उसके बेसिस पे बैंकों पे मजबूर डाल के उनको ये भी तो घोटाला है ना एक तरह का। और क्या है, मुझे एक तरह का अगर घोटाला नहीं है, कोई ये कह दे कि भाई इतनी वैल्यूएशन है, बड़ी लंबी चौड़ी उसकी, और दूसरी तरफ अब जब इनकी जो एसेट्स है बैंक, लेकिन वो उसमें एसबीआई कैपिटल मार्केट का भी नाम ले रहे हैं कि वो असेसर, वो एसबीआई की सब्सिडरी है। राइट। अच्छा, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, ये मैं एक मतलब अपनी व्यक्तिगत उससे बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि जिस हिसाब से पॉलिटिकल इंटरवेंशन बैंकों में होता था, राजीव जी, अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि बैंकों का स्वास्थ्य खराब हुआ और आज ये जो है वो स्थिति होगी जिस पर राजीव जी, ये सुनने में आता है कि सरकार अब पैसा देकर बैंकों को बचाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पहले राजनीतिक हस्तक्षेप होता था और इतना लाखों करोड़ का पैसा, मतलब कोई भी सहज बुद्धि से समझ सकता है कि बिना राजनीतिक साठ गांठ के तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब जब 2 साल से नहीं हो रहा है तो क्या ये आपकी नजर में यही एक केस है पब्लिक में, या जो 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 10,000 करोड़ जिन्होंने लोन लेके नहीं दिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है? क्या ये बात आप यकीन से कह सकते हैं सर? जहां तक मुझे मालूम है इतनी बड़ी रकम के कोई भी देनदार और डिफॉल्टर नहीं है। ये एक अतिशयोक्ति सी लगती है, एग्जैजरेशन लगता है मुझे, मगर ये बात जरूर है कि अब इस समय ये दबाव है, ये प्रेशर है बैंकों के ऊपर कि जो एनपीएज हैं उनको चेज करिए और उनको अगर नहीं हो सकता है तो, और ये बहुत खराब चीज है कि राइट ऑफ करिए, क्योंकि फिर वो अपने कैपिटल से उनको राइट ऑफ करना पड़ता है। इसकी 2 बातें मैं आपसे रवि जी कहना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि अब ये समय आ गया है कि
हमारे यहाँ पता नहीं कानून में प्रावधान है कि जो डिफॉल्टर्स हैं और जो बैंक से जिनकी देनदारी उनके नाम आप पब्लिक में नहीं दे सकते। ये चीज को हटाना चाहिए। अभी सेंट्रल बैंक ने किया है राजीव जी, ये कानून बदल गया। अभी सेंट्रल बैंक ने एक कंपनी के बारे में किया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अखबार में ऐड दिया है। अभी सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं, रवीश जी, सब हर ठीक है। बैंक के पास डिफॉल्टर्स की लिस्ट होती है और वो पब्लिक करने से उस पर मनादी है, कोई कानूनी उसमें कोई ठीक है। प्रावधान है कि उसमें उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, उसको खत्म करना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक से मेरा आपसे ये सवाल है। सिर्फ स्टेट बैंक का मसला नहीं है हाँ। कि किंगफिशर के साथ किंगफिशर को कई बैंकों ने मिलकर लोन दिया था, ठीक है। इसमें कि प्राइवेट सेक्टर बैंक के ठीक है। लोन जी। शामिल थे। पर तो पूरन जी, इसलिए मुझे ये कहना कि एक बैंक को सिर्फ उसको एक उसको यूनियन बैंक टारगेट ऑफ करना, इंडिया ने भी ये उनको मेरे ख्याल डिफॉल्टर। में मेरा उचित एक नहीं है। सवाल है, अभी राजीव जी ने कहा कि राइट ऑफ करना गलत है, और मैं जो सुप्रीम कोर्ट के केस में पढ़ रहा था कि इन लोगों के बैंकों ने राइट ऑफ किया है। अभी आप कह रहे हैं कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो रहा है, तो इन बैंकों ने राइट ऑफ क्यों किया फिर? बैंकों ने क्यों राइट ऑफ किया? क्योंकि उनके ऊपर दबाव आ रहे भारतीय रिजर्व बैंक को कि आपने एनपीए ठीक तरह से बताइए, आपका जो बैलेंस शीट है इसको साफ कर दीजिए, एक पारदर्शिता। उसी में जो किसानों का कर्जा है वो क्यों नहीं साफ कर देते? नहीं, आप भूलिए मत, नहीं, किसानों का कर्जा भी जब पिछली सरकार में माफ किया था हमने, वो नहीं तो अलग जब बात है। इनका हो रहा है तो 40-50 हजार लगे हैं, तो इनका भी साफ कर राजीव दीजिए। जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज कानून बदल गया। 70-80 हजार आज ये तो राय बहुत आया हाँ। कि भारतीय रिजर्व बैंक आरटीआई जो सूचना का अधिकार है, उससे बता रहा है। आ रहा है, तो इसका मतलब भारतीय रिजर्व बैंक भी ये सारे लोगों का नाम सबके सामने ला सकते हैं। ठीक है। इससे पहले लीक होता था, किसी ने बता देते कि फलाना कंपनी, आप औपचारिक रूप से ला सकते हैं साहब। मेरा एक सवाल कीजिए, आप भी आरटीआई, जब सरकारी बैंकों का पैसा डूबता है तो किसका नुकसान होता है? आम आदमी का, आम आदमी का। हर जब ये नागरिक पैसा हर जब नागरिक राइट का ऑफ किया जाता है तो उसका नुकसान होता हर है। नागरिक टैक्स पेयर का बिल्कुल पैसा, जी। टैक्स राष्ट्रवाद। बिल्कुल टैक्स नहीं। हाँ। जब भी किसी भी बैंक का पैसा डूबता है, चाहे वो सरकारी है या वो गैर सरकारी लोगों है, का ही। मेरा और आपका, गरीब ठीक आदमी, है। अमीर, सबका जो तो भी बैंक सरकार में उस जाके डूबे हुए जमा- पैसे को उसका- बजाय आक्रामक तरीके से वसूलवाए, और यही प्रयास है। अगर वो ना करके अगर वो 25,000 50,000 करोड़ दे के मदद करे पीछे से, तो दोनों बात एक ही हो गया ना कि आप राजनीतिक हस्तक्षेप मत दीजिए, लेकिन पॉलिटिकली हम आपको ऐसे मदद कर रवीश देते हैं। कुमार जी, सबसे जरूरी चीज ये थी कि जिस तरह का माहौल में बैंक पहले काम करते थे, हाँ, जहां पे वो बदल गया। प्राइवेट लोग ठीक है, मैं देते थे, उसका जानकार नहीं हूं। बदल गया तो अच्छा ही है, बेहतरी के लिए। उस माहौल को बदला गया जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आई है। क्लियर तभी इस से तो बात बात को कहा कर गया है कि इसलिए वहां पर ठीक है। करप्शन पर संक्षेप में बता सकते हैं क्या तनेजा साहब, राजीव साहब, अब दोनों कह रहे हैं कि ये एक स्थिति आई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक के दबाव में आप कह रहे हैं कि इतने पैसे राइट ऑफ किए जा रहे हैं, ठीक है, और राइट ऑफ करना गलत है, तो ये क्या बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के हो रहा होगा? जो सरकार 25,000 करोड़ दे रही है वो क्यों दे रही है? देखिए, अभी मैंने राजीव जी से ये सवाल पूछा और उन्होंने साफ जवाब दिया कि आज बैंकों के सामने कोई रास्ता नहीं है। बैंकों का जो प्रबंधक है, जो निर्देशक है, अगर राजनीतिक दबाव आता है, आपको यकीन है कि बड़े उद्योगपतियों पर हाथ डाला जाएगा विजय माल्या के अलावा? करना तो चाहिए, करना चाहिए। आप तो होते हुए एक मिनट, देखना एक मिनट, चाहिए। ठीक है। आपने सेबी के बाद जो सुब्रतो रॉय सहारा वो जेल गए। ग्रुप के, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको जेल का 2 साल हो गया, आपको रामालिंगा राजू को भी काफी साल, ठीक है, मगर उन्होंने सुप्रीम खुद कोर्ट मान ने लिया किया। कि हाँ हमने फ्रॉड नहीं, किया। अदालत से जाना अलग बात है, अदालती प्रक्रिया से जाना, बैंकों का आक्रामक होकर पहल देखिए, करना। हर द लॉ इज अबव नो पर्सन, हम ठीक कह है। रहे हैं, तो जो ईडी जो एनफोर्समेंट राजीव जी कुछ कह रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ठीक के है। पास वो क्षमता है। राइट जी, इसमें तो वो जो पुराना मुहावरा है कि नाव नाव बाल कितने, तो सभी सामने आ जाते हैं। हाँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, वो सब, क्योंकि अभी तक उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और मुझे ये लगता है कि इस समय बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल करना और उसके लिए उस तक रुकना कि हमारे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएं, ये बहुत दिक्कत तलब बात है, क्योंकि इस समय अर्थव्यवस्था की हालत खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी कमजोर है। और इस कमजोरी को लेकर ये जो हमारे उद्योग हैं वो इस समय अपनी बाकी चीन से इंपोर्ट्स हैं या बाकी स्पर्धा में पीछे हैं और इनकी हालत इतनी आसानी से नहीं सुधरेगी। इसलिए जो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि इनके लिए, जैसा कि रामलंगन लाजू के साथ सत्यम में किया गया था कि 3 लोगों का बोर्ड अपॉइंट किया गया। हाँ। और ये कहा गया कि इस कंपनी को आप 5,000 कंपनियां हैं सर, कितनी कंपनियां बैंक चलाएंगी? कितने लोगों का बोर्ड का मेंबर, आप लोगों का भी काम बढ़ जाएगा। नहीं, राजीव जी पहचानते हैं 5,000 को छोड़िए,
5,000 छोड़ के 500 ही चला लीजिए तो बहुत कुछ फायदा हो जाएगा। पर एक बात है कि एक तर्क आ गया राइडर की अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं है, और अगर इस तरह से विजय माल्या को लेकर जन दबाव लोगों को जैसे जैसे पता चलेगा तभी तो पूछेंगे ना कि 6 लाख करोड़ माफी का क्या इसमें हुआ। अर्थव्यवस्था का संपर्क क्या है? हाँ। और आपका अर्थव्यवस्था बेहतर हो जाएगा अगर एक दो ऐसे व्यक्ति को आप जेल के अंदर डालिए, बाकी लोग डर जाएंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपकी जो पूरा बैंकिंग सिस्टम है, जो बैंकिंग सिस्टम को आपको दुरुस्त करना है। और दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये बहुत जरूरी है कि जहां पे आपको लगता है कि कोई भ्रष्टाचार है, उसको आपने खत्म करना है। अच्छा, वो देखिए मुझे साफ साफ जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे ये जवाब नहीं मिल रहा है कि जिन पे हजारों करोड़ के कर्ज हैं, वो कौन पहली नजर में जांच करके उनको बुक करेगा कि आपने भ्रष्टाचार के तहत किए हैं या बाजार या बिजनेस का धंधा बैंक करेंगे। तो अभी देखा जाना बाकी और ये हो रहा है, ये अच्छा संकेत है। आप एक मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, स्कूटर खरीदने के लिए बैंक से आपने लोन लिया और किसी कारण में आप वो पैसा वापस नहीं दे पाए, आपका घर में गुंडा पहुंच जाएंगे। हाँ, गुंडा पहुंच जाते हैं, वो आते हैं, बाउंसर आ जाते हैं। नहीं तो हम, लेकिन अगर आप उद्योगपति हैं तो आप अर्थव्यवस्था के हिस्सा हो जाते हैं। ये बात जैसे जैसे किसानों को पता चलेगी, वो डबल इनकम से पहले ये पूछने लगेंगे कि वो वाला इनकम क्यों नहीं वसूला जा रहा है, उससे हमारा कुछ हो जाए। पर पॉल साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ रवीश, एक सेकंड, पॉल साहब से मैं कह दूं आपसे। हाँ, एक सेकंड, मैं पॉल साहब से पूछ रहा हूँ। आप बार बार ये किसानों को जो लाते हैं, क्योंकि ये लाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाना पड़ेगा। नहीं, दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, उतना वो जुड़ा हुआ है। नहीं, क्योंकि हर 5 साल में उनके ऋण माफ किए जाते हैं और आगे भी किए जाते हैं। 5 साल हो गया है, मैं तो चाहता हूं कि उनका माफ हो जाए तो अच्छा है, उनको कोई राहत मिले। सरकार बजट में भी ये भी पर किसान ये ना हो कि 6 लाख करोड़ उधर माफ करके इधर 40,000 करोड़। पॉल साहब, मैं जानना चाहता हूं कि जो इनकम टैक्स से आप लोगों को नोटिस मिल रहा है और एक तरह से आप कह रहे हैं कि आपको क्रिमिनलाइज किया जा रहा है, जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी जब आपको सैलरी मिली, और उसके 2012 से आप हो सकता है कि अलग नौकरियों में होंगे, आपका बकाया नहीं मिला है। तो ये सब लड़ाई आप कैसे लड़ रहे हैं? क्या सरकार आपकी मदद कर रही है? क्या कोई बैंक मदद कर रहा है? या आप उसी तरह से अपराधी बन के इनकम टैक्स दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ऐसा है कि हमें से जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनके जो उस वक्त किंगफिशर के स्टाफ थे, ऑलमोस्ट सबको नोटिसेस आ पहुंची हैं। और ऐसा है कि आज के डेट तक हम वो नोटिसेस फेस कर रहे हैं। और हमें सरकार से यही दरख्वास्त है, या तो ये नोटिसेस हमें भेजना बंद करे, क्योंकि हमें लग रहा है जैसे हमने कोई क्राइम किया है। ठीक है। अब ऐसा है कि ये नोटिसेस हमें भेजना बंद करे, ये हमारी दरख्वास्त है, पहली बात तो। ठीक है। और दूसरी बात की सबसे बड़ी चीज, सरकारी एजेंसीज ये कोशिश करें कि ऐसे क्रिमिनल्स को जेल में जरूर भेजा जाए। आई विल यूज दिस वर्ड क्रिमिनल बिकॉज दिस इज अ क्राइम। सर, यू आर अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्योंकि देखिए, अगर कोई आप होते और आपने लोन लिया होता तो अभी तक आपको लोग क्रिमिनल बोल रहा होता कि आप टैक्स राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं, लेकिन उद्योगपति हैं तो आप अर्थव्यवस्था के हैं। पर एक अच्छा है कि एक शुरुआत हो रही है, पब्लिक में इसकी चर्चा हो रही है, तो धीरे धीरे आगे भी सरकारें भी प्रोत्साहित होंगी कि एक्शन लिया जाए। पर अर्थव्यवस्था की चिंता अगर राइडर लग गया तो क्या होगा? लेकिन एक बात है, राजीव जी को मैं चलते चलते कहना चाहता हूं, उन्हें जवाब देने का मौका नहीं मिलेगा, कि किसानों के 5 साल में माफ जरूर हो जाते हैं, वही 50-60 हजार करोड़, लेकिन इधर 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, हिसाब बड़ा लंबा है और गड़बड़ है। तो छोटे से ब्रेक का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद हम किसी और पहलू पर बात करेंगे।